वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। इसका नाम है श्वसन। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिसमें आपको कंप्लीट क्लास 10th की बायोलॉजी मिल जाएगी। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। इसको हम कहते हैं श्वसन, जो एक जैव प्रक्रम का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्वसन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो श्वसन की परिभाषा क्या है? सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाओं में भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित है, उसमें ऑक्सीजन की सहायता से उसमें ऑक्सीकरण होता है, वो अणु टूटते हैं और उनसे ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसी क्रिया को हम श्वसन का रूप कहते हैं या श्वसन की परिभाषा कह सकते हैं। इसके बाद श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण, तो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज में संचित ऊर्जा एटीपी के रूप में स्थानांतरण हो जाती है। तो जो भी ऊर्जा ग्लूकोज में रहेगी वो एटीपी के रूप में बदल जाएगी और एटीपी के रूप में ही हमारे शरीर में संचित हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो रिएक्शन है, ग्लूकोज का एक अणु जब टूटता है तो उससे कितनी एनर्जी मुक्त होती है। तो इसमें रिएक्शन को देखेंगे। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है और इसमें 6 अणु ऑक्सीजन के मिला दिए जाते हैं श्वसन के माध्यम से। इसको हम 6O2 कह सकते हैं। और इसके बाद ये ग्लूकोज हमारा टूट जाता है CO2 और H2O में। 6 अणु बनते हैं इसके, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं और साथ ही जल के 6 अणु बनते हैं। इसके बाद इसमें से ग्लूकोज के एक अणु 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से। इसके बाद हम देखेंगे कि एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी को विशेष नाम दिया गया है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी ऊर्जा मुद्रा है। जब ये टूटती है तो इससे हमारे शरीर को, कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम जैविक क्रियाएं कर सकते हैं और जो हमारी आंतरिक क्रियाएं होती वो भी होती हैं। इसके बाद हम श्वसन के प्रकार की बात करेंगे। तो श्वसन के प्रकार हमारे दो होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। सबसे पहले हेडिंग आती है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया करते हैं उनको हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है। तो ये क्रिया जो होती है ऑक्सी श्वसन, यहाँ पर माइटोकांड्रिया में होती है। इसमें वही होगा कि ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन के अणु जुड़ेंगे और ग्लूकोज तोड़ दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। 6CO2 और 6H2O में तोड़ दिया जाएगा और इससे ग्लूकोज के एक अणु से हमारे 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस एनर्जी को भी हमारे जैविक क्रियाओं के लिए यूज कर लिया जाता है। दूसरी हेडिंग है अनाक्सी श्वसन, जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें कुछ जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में श्वसन क्रिया करते हैं, जिनको हम अनाक्सी श्वसन कहते हैं। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है? इसमें जो ग्लूकोज होता है वो एथिल अल्कोहल और CO2 में टूट जाता है और इसमें बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी मुक्त होती है। 27 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें मुक्त होती है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से। तो ये पर्याप्त मात्रा में काफ़ी नहीं होती है, लेकिन कुछ जीवाणुओं में जैसे है अनाक्सी श्वसन की क्रिया होती है तो उनमें इतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करके एथिल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अब हम ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सी श्वसन, जिसको हम वायु श्वसन कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और अनाक्सी श्वसन में इसको हम अवायु श्वसन कहते हैं। तो इसमें क्या क्या अंतर हैं, इसमें अंतर स्पष्ट किए गए हैं। तो पहले नंबर पर हम देखेंगे ऑक्सी श्वसन में, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, अनाक्सी में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती।
इसके बाद ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से इसमें CO2 तथा जल बनता है। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन में, और इसमें अनाक्सीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, इसीलिए इसमें एनर्जी कम बनती है और प्रोडक्ट हमारा बनता है एल्कोहल बनता है और CO2 बनते हैं। तीसरे नंबर पर देखेंगे, ये अक्षय श्वसन जो होता है सभी सामान्य जीवों में पाया जाता है, और अनाक्षय श्वसन केवल कुछ पौधों, जंतुओं या उनके विशेष ऊतकों में ही होता है। जैसे कुछ जीवाणुओं में भी होता है, साथ ही साथ हमारी मांसपेशियों में भी अनाक्षय श्वसन होने लगता है जब हम उसमें ज़्यादा तीव्र गति से अपने शरीर से कार्य लेते हैं। जैसे दौड़ना हो गया तो कुछ समय बाद उसमें एथिल अल्कोहल बनने लगता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और थकान होने लगती है। इसके बाद 4 नंबर पर हम देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो क्रिया होती है साइटोप्लाज्म में, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होगी, और अन्य क्रियाएं जो होंगी वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। इसके बाद अनाक्षय श्वसन में 4 नंबर में है, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं कोशिका द्रव में ही होती हैं। अक्षय श्वसन में क्या होता है, इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, अभी पिछले पेज में हम पढ़ चुके हैं। और अनाक्षय श्वसन में केवल 21 से 24 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मुक्त होती है। छठा नंबर देखेंगे, एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, और अनाक्षय श्वसन में क्या होता है, एक अणु ग्लूकोज से केवल 2 अणु ही एटीपी प्राप्त होते हैं। तो इसमें अनाक्षय श्वसन में काफ़ी कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि अक्षय श्वसन में एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं ग्लूकोज के एक ऑक्सीकरण से। उसके बाद हम देखेंगे श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि जिसको इंग्लिश में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, श्वसन क्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन का ऑक्सीकरण होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, और ये क्रिया हमारे 2 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके उसे कोशिकाओं तक पहुंचाना, इस क्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं और ये वायु जो ऑक्सीजन होती है कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, यही क्रिया हमारे बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। इसके बाद जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में क्या होता है, कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का मुक्त होना व CO2 का बनना, इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 क्रियाएं हो गई, एक जिसमें हम ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं या वायु श्वसन कहते हैं। दूसरे में ऑक्सीजन जो कोशिकाओं तक पहुँच जाती है तो उसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूट जाता है और उससे एनर्जी मुक्त होने लगती है, और साथ ही साथ CO2 भी मुक्त होती है, इसी को हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। अगली हेडिंग आती है कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर क्या है। तो श्वासोच्छ्वास जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, इसको देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। ये क्रिया कहाँ होगी, कोशिकाओं के बाहर होगी, कोशिकाओं के अंदर नहीं होगी। और ये क्रिया केवल भौतिक क्रिया है जिसमें हम O2 और CO2 का आदान प्रदान करते हैं। इस क्रिया में किसी भी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। और 4 नंबर है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। तो जो भी क्रियाएं हैं जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, जैसे हम श्वास भरी और बाहर से श्वास लेकर अंदर पहुंचाते हैं, तो इसमें इतनी क्रिया आती है जो फिजिकल रेस्पिरेशन के अंतर्गत आ जाती है, और इस क्रिया को करने के लिए हमें कोई भी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, कोई विशेष रूप से इसमें ऊर्जा भी उत्पन्न नहीं होती है। तो दूसरा हम देखते हैं श्वसन, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है,
पहला नंबर है ये क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। दूसरा जो नंबर है ये क्रिया जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तीसरा नंबर है इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। और चौथा नंबर है कि इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वासोच्छ्वास जिसको ब्रीदिंग और श्वसन रेस्पिरेशन दोनों में अंतर क्या है ये हमने देख लिया है। ब्रीदिंग में फिजिकल क्रिया होती है और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें हम फिजिकल के साथ साथ उसका केमिकल रिएक्शन भी होता है। इसके बाद आते हैं श्वसन की क्रियाविधि में और जो चरण है वो क्या क्या है, किस किस तरीके से वायु किस किस अंग में जाएगी। तो श्वसन क्रियाविधि रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। श्वसन की क्रिया मुख्य अंगों के द्वारा पूरी होती है जिसमें कई सारे अंग भाग लेते हैं, जैसे वायु नासारंध्र हो गया, नासापथ हो गया, वायुनाल हो गया, कंठ हो गया और श्वास नली हो गया। तो ये कई सारे अंग हैं जो हमारे श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। पहला नंबर आता है वाय नासा रंध्र जिसको हम एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं। जो हमारे ऊपर से नोज दिखती है उसमें दो होल दिखते हैं, तो उसके माध्यम से क्या किया जाता है, हम बाहरी वायु को श्वास के माध्यम से अंदर खींचते हैं। तो इसमें क्या है, मनुष्य के मुख के ऊपर एक जोड़ी वायु नासा छिद्र होते हैं, इनसे ही होकर वायु अंदर जाती है। दूसरा है नासापथ। तो नजल पैसेज जो उसके अंदर का स्पेस होता है, रास्ता होता है, उसको हम नजल पैसेज या नासापथ कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक नासारंध्र अपनी ओर के नासापथ में खुलता है। नासापथ का अगला भाग नासावेश्म कहलाता है और जिसके अंदर श्लेष्मा झिल्ली और रोम पाए जाते हैं जो वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में भेजते हैं। तो इसमें क्या होता है, आगे जो चेम्बर होता है उसके अंदर की भित्ति में एक चिपचिपी लेयर होती है, म्यूकस लेयर होती है। इसमें क्या होता है, जो भी साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे हेयर्स भी पाए जाते हैं नजल चेम्बर के अंदर, जिससे हम बाहरी श्वास लेते हैं वो क्षण करके वायु धूल कण क्षण के और वो शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। इसके बाद अगली लाइन है ग्रसनी में वायुनाल तथा ग्रासनाल दोनों ही खुलते हैं। जो ग्रसनी होती है जिसको इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं, इसमें वायुनाल और ग्रासनाल, जो भोजन हम खाते हैं वो भी वहीं खुलता है और श्वास लेते हैं वो भी फेरिंग्स में ही दोनों नलियां खुलती हैं। इसके बाद वायुनाल का छिद्र जिसको हम घाटी द्वार कहते हैं, क्लोटिस कहते हैं, और इस पर एक ढक्कन की तरह संरचना पाई जाती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इस ढक्कन को हम क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन कहते हैं या एपिग्लोटिस कहते हैं। तो श्वास नली में एक जो छिद्र होता है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं और इसके ऊपर ही एक ढक्कन के समान संरचना पाई जाती है। जब हम भोजन निगलते हैं तो ये ढक्कन जो एपिग्लोटिस होता है ये श्वास वाली नली को, जिसमें हवा जाती है फेफड़े वाली नली को, इसमें क्या करता है, बंद कर देता है। तो जिससे क्या होता है, तो एपिग्लोटिस का जो कार्य होता है वो भोजन को श्वास नली से बचाना होता है। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि एपिग्लोटिस किस तरीके से बोलस दिखाया जा रहा है जो ग्रीन कलर का है। इसमें बोलस ऑफ फूड पहले चित्र में देखेंगे, नीचे फेरिंग्स है और ऊपर से श्वास नली और भोजन की नली दोनों का जो दोनों नलियां हैं वो फेरिंग्स में ही खुलती हैं। इसके बाद इसमें देख रहे होंगे कि एपिग्लोटिस से एक चित्र दिखाया जा रहा है। तो एपिग्लोटिस जो है ये ऊपर से निवाला आ रहा है और जो लैरिंक्स वाला भाग है जिसमें हम श्वास लेते हैं और वही उसमें ट्रेकिया होता है। तो जब ये भोजन निगला जाता है तो उससे ही क्या करता है, ये एपिग्लोटिस श्वास नली के जो रास्ता होता है उसको बंद कर देता है। तो उसको बंद कर देने के बाद में क्या होता है कि जो भोजन होता है वो सीधा आहार नली में चला जाता है, श्वास नली में नहीं जाता है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से बचाता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है जिसको हम वायुनाल कहते हैं, विंड पाइप इंग्लिश में इसको कहा जाता है। ये भी दो भागों में बटा होता है। इसका अगला भाग स्वर यंत्र कहलाता है जिसको हम इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं और इसका पिछला भाग श्वास नली या ट्रेकिया कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, दो भागों में जो ये बटा होता है।
तो पहले हम बात करते हैं लैरिंक्स की, कंठ की। तो लैरिंक्स क्या होता है? ये एक बक्सेनुमा उपास्थि से बना हुआ भाग होता है जिसमें दो जोड़ी वाक रज्जु वोकल कॉर्ड होते हैं जिसके कंपन से ही ध्वनि निकलती है। तो ये हमारे गले के सामने उभरा हुआ जो भाग होता है, तो इसको ही हम साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं या कंठ कहते हैं। इससे क्या होता है, इसमें दो वोकल कॉर्ड, दो जोड़ी वोकल कॉर्ड होते हैं जिसमें से जब वायु गुजरती है तो इसमें कंपन होता है और इस कंपन से ही हम बाहर ध्वनि निकाल पाते हैं, बोल पाते हैं। दूसरा जो पार्ट है ट्रेकिया, जिसको श्वास नली कहते हैं। तो श्वास नली की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसमें क्या होता है, ये गर्दन की जितनी लंबाई होती है लगभग उसी लंबाई में ये स्थित होती है और इसमें सी आकार के उपास्थि से बने 16 से 20 अधूरे छल्ले होते हैं। जो हमारी गले के आगे जो नली पाई जाती है इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं और कार्टिलेज के बने होते हैं। जैसे हमारे कान में जो कार्टिलेज पाया जाता है, थोड़ा लचीलापन उसमें होता है। तो ये छल्लों की संख्या लगभग 16 से 20 रहती है और ये पूरे नहीं होते हैं, ये अधूरे होते हैं, सी आकार। जो ये छल्ले होते हैं ये श्वास नली को पिचकाने से रोकते हैं क्योंकि श्वसन क्रिया बराबर चलती रहती है। अगर नली पिचक जाएगी तो श्वास क्रिया करने में मुसीबत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। श्वास नली की आगे की ओर दो शाखाएं होती हैं जिनको हम श्वसनियाँ कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रोंकी कहा जाता है। ये दो भागों में बट जाती हैं। से प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद पुनः अनेक श्वसनिकाओं ब्रोंक्यूल्स में बट जाती है। तो प्रत्येक श्वसनिका अंत में एक गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है जिसको हम कूपिका कहते हैं और यहाँ पर ये कूपिकाओं में समाप्त हो जाती है और कूपिकाओं के भित्ति में अनेक रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उनका जाल होता है और इन रुधिर वाहिकाओं का रुधिर वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। तो इसमें क्या होता है, जो श्वास नली हमारी होती है इसमें दो ब्रांचिंग हो जाती है, एक लेफ्ट फेफड़े में चली जाएगी और एक राइट में चली जाएगी। और राइट में चले जाने के बाद में ये जो इनको फिर हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ये ब्रोंक्यूल्स में बट जाती हैं दोबारा से, जैसे जड़ें हमारी बढ़ती हैं। ब्रोंकी क्या होती है, ब्रोंकी बाद में ब्रोंक्यूल्स में बट जाती है। जैसे जड़ें ऊपर की ओर मोटी होती हैं, बाद में धीरे धीरे पतली होती जाती हैं और इनकी शाखाएं बढ़ती हैं। अंत में इसमें छोटी सी संरचना गुब्बारे जैसी होती है जिसको हम एल्वियोली करते हैं। जो भी हम सांस लेते हैं ये हमारी श्वास एल्वियोली या कोशिकाओं में ही अंत में भर जाती है और इसमें से छनकर सभी कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है ब्लड के माध्यम। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये आपका एक्सटर्नल एनाटॉमी है, बाहर से जो बाहरी संरचना है जिसको हम देख सकते हैं कि ह्यूमन लंग्स एनाटॉमी। तो ऊपर जो लैरिंक्स वाला भाग है जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं और ये ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में जो 16 से 20 छल्ले हमारे सी आकार के पाए जाते हैं ये इस संरचना में दिखाए गए हैं। इसके बाद जो ट्रेकिया होता है वो ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स में बट जाता है। तो ये दो भागों में बटेगा ब्रोंकस और फिर ये ब्रोंकस अन्य कई शाखाओं में बट जाता है अपनी ओर के फेफड़ों में जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ये ब्रोंक्यूल्स वाला पार्ट देख रहे होंगे। फिर इसके बाद में ये दोबारा से इनकी छोटी छोटी जो शाखाएं होती हैं वो अंत में एक संरचना बनाती हैं एल्वियोली, जिसको हम हिंदी में कूपिका कहते हैं। तो इस तरीके से वायु हमारे शरीर में फेफड़ों में प्रवेश करती है। एक चीज और हम यहाँ पर देख लेंगे कि लेफ्ट साइड के जो फेफड़े होते हैं उसमें हमारे दो पार्ट पाए जाते हैं, दो लोग होते हैं और राइट साइड में तीन लोग होते हैं। इसमें जो संरचना में आप देख पा रहे होंगे कि बीच में दरार जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसमें ये लोग बटे हैं। आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे। ये देखिए इसकी इंटरनल संरचना है लंग्स की। इसमें हमारा दिखाया गया है कि ऊपर लेयरिंग से फिर ट्रेकिया आ गया और लंग्स को अंदर एक प्लूरा लेयर होती है जो उसको आच्छादित होती है और इसमें जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं एल्वियोली में डिवाइड होते हैं। छोटे छोटे शाखाएं दिख रही हैं, छोटे छोटे बलून जैसे संरचनाएं दिख रही हैं। तो ये हमारे क्या है, एल्वियोली। अंत में क्या होता है, जो वायु होती है वो एल्वियोली में ही आकर
क्षण के यहीं से ब्लड में चली जाती है। अब आप देखेंगे कि मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि क्या होती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि दो चरणों में पूरी होती है। पहला है निश्वसन, दूसरा है निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है कि वायु को अंदर लेना। तो इस क्रिया में क्या होगा, इस क्रिया में शुद्ध वायु जो कि O2 है फेफड़ों के अंदर पहुंचती है और फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाने से फेफड़ों में शुद्ध वायु भर जाती है। जब फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है तो बाहर से जो प्रेशर पड़ता है और वायु अंदर की ओर चली जाती है जो कि ऑक्सीजन युक्त होती है। दूसरा पार्ट है निःश्वसन जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, वायु को बाहर निकालना होगा। तो इस क्रिया में CO2 वाली जो वायु होगी जब हम बाहर निकालते हैं तो फेफड़ों से बाहर निकलती है। इस क्रिया में पसलियां व डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और बच्चे का आयतन कम हो जाता है तथा फेफड़ों में दबाव बढ़ जाता है जिससे CO2 गैस बाहर निकाल दी जाती है। ओके, तो ये जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है इसमें दो मैकेनिज्म होती है, इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और एक्सपायरेशन में CO2 बाहर कर दी जाती है। इसके अंतर के रूप में देख सकते हैं कि इसको अंतर में क्या हुआ है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में अंतर क्या है। तो पहला जो पॉइंट आता है इसमें है इस क्रिया में वायु जो O2 होती है फेफड़ों के अंदर आती है। एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसमें वायु जो CO2 होती है वो बाहर निकाली जाती है। दूसरे नंबर में क्या होता है, इस क्रिया में पसलियों से जुड़ी पेशियां संकुचित होने लगती हैं। इसके फलस्वरूप पसलियां आगे तथा ऊपर उठ जाती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है। तो इसमें हम जब श्वास लेते हैं पसलियां हमारे जब श्वास अंदर बढ़ती है तो हमारा चेस्ट का जो एरिया होता है, सीने का एरिया होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है और डायफ्राम चपटा हो जाता है। अब हम एक्सपायरेशन में देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें वापस जब श्वास बाहर निकाली जाती है तब ये वापस से चेस्ट है, डायफ्राम है, ये अपनी शिथिल अवस्था में आ जाता है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक्सपायरेशन निःश्वसन में बच्चे का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे चेस्ट का जो एरिया होता है वो उसका आयतन उसका आकार बड़ा हो जाता है और फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। एक्सपायरेशन में वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे हम श्वास निकालते हैं बाहर तो हमारा जो चेस्ट वाला एरिया है वापस से सामान्य दशा में पहुंच जाता है और फेफड़ों में दोबारा से वायु का दाब बढ़ जाता है। इंस्पायरेशन में जो चौथा पॉइंट है ये श्वासोच्छ्वास की जो सक्रिय अवस्था होती है और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में यह निष्क्रिय अवस्था होती है। पाँचवें नंबर में है निःश्वसन की वायु ठंडी व शुष्क होती है क्योंकि हम ये वायु बाहर से लेते हैं। और निःश्वसन में क्या होता है, ये वायु गर्म व नम होती है, जो हमारे शरीर के अंदर से वायु गर्म हो जाती है और उसमें नमी भी ज़्यादा आ जाती है। तो ये वायु हम वातावरण में बाहर छोड़ते हैं। तो 6 नंबर का जो पॉइंट है, जो कि इंस्पायरेशन में जो वायु की मात्रा जो होती है, CO2 की मात्रा होती है, उसकी कितनी मात्रा हम ग्रहण करते हैं, तो 0.04% जो मात्रा वातावरण में CO2 की मात्रा होती है वो हम ग्रहण कर लेते हैं। और इसमें वातावरण में जब हम वायु छोड़ते हैं तो उसमें हमारी 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है। 7 नंबर में जो वातावरण में जो भी गैस पाई जाएंगी वो हम पूर्ण रूप से मूल रूप से उसको हम अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, CO2 की मात्रा 0.04% है और नाइट्रोजन हमारी 78% है। तो ये सारी की सारी वायुमंडल में पाई जाती है। जब भी हम श्वास क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया लेते हैं श्वास, तो उसमें सारी की सारी वायु जो होती है वो मूल रूप से हमारे फेफड़ों के अंदर पहुंच जाती है। और जब हम श्वास क्रिया के माध्यम से
गैसों को बाहर निकालते हैं तो उसमें हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, 16% हो जाती है, और CO2 की मात्रा 4% हो जाती है, ये बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन जैसी की तैसी रहती है 78%, जो हमारी श्वास हम एक्सपायरेशन के माध्यम से वातावरण में छोड़ते हैं। अगला जो नंबर है गैसों का विनिमय। तो गैसों का विनिमय क्या होता है, ये सामान्य विसरण द्वारा होता है, और O2 और CO2 का रक्त केशिकाओं में, वायुकोशिकाओं में आदान प्रदान होता है। जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड बहता है, और कोशिकाओं, जो छोटी छोटी एल्वियोली अभी हमने डायग्राम में देखी थी, तो उनसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छनकर इधर उधर होती रहती है। कोशिकाओं का जो एक्सचेंजमेंट है वो चलता रहता है। 4 नंबर पर है हमारा ऑक्सीजन परिवहन। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता कौन है, कैसे होता है? तो स्तनधारियों में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और इस प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, और वहां से क्या होता है, वो ऑक्सीजन को कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन छोड़ देता है। 5 नंबर में देखेंगे क्या है, आंतरिक श्वसन के जो फलस्वरूप CO2 बनती है, ये लगभग 7% होती है, और प्लाज्मा में घुलकर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट के माध्यम से शरीर से बाहर निकाली जाती है। 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हृदय द्वारा ऊतकों से श्वसन अंगों में पहुंचती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां से फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। तो CO2 जो है शरीर से बाहर 3 तरीके से निकलती है। CO2 का लगभग 7% जो भाग होता है वो प्लाज्मा में घुल जाता है, फिर बाहर निकलता है, प्लाज्मा के माध्यम से बाहर आता है, और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में आता है, और 23% हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में CO2 बाहर आती है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हमारी CO2 बाहर आती है। जो हेडिंग है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन एवं उसके प्रकार। तो ये जो टाइप था ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था। अब कोशिकाओं में किस तरीके से श्वसन क्रिया चलती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, अनेक पदों में संपन्न होती है। इस क्रिया को 2 पदों में बांटा गया है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स चक्र। पहला है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ये क्रिया ग्लूकोज जैसे पदार्थ को पायरूविक एसिड में बदल देती है, और ये क्रिया होगी कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होगी, कोशिका के साइटोप्लाज्म में। तो दूसरा चरण है क्रेब्स चक्र। इसमें क्या होता है, ये क्रिया पायरूविक अम्ल जो बन जाता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बन जाता है, जल तथा CO2 बना देता है। ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इसी क्रिया को हम ऑक्सी या वायवीय श्वसन भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में कोशिका द्रव्य में ही पायरूविक अम्ल के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है तथा CO2 बनता है। इस क्रिया को किण्वन भी कहते हैं या फिर अनाक्षी श्वसन भी कह सकते हैं। किण्वन क्रिया आपको देखी होगी, जैसे सिरके का निर्माण होता है, सिरके का निर्माण, फर्मेंटेशन और ये डबल रोटी बनाई जाती है, इनके माध्यम से ही बनाई जाती है। तो दोनों क्रियाएं कोशिका के में ही होंगी, लेकिन एक कोशिका के ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, और क्रेब्स साइकिल जो क्रिया होती है ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इसको ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन भी कहा गया है। अगला हम बात करते हैं, इस प्रक्रिया के चल जाने के बाद में ATP का निर्माण भी होगा। तो ATP का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, तो हेडिंग है ATP की उत्पत्ति। वायवीय श्वसन क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। ये हम बात कर चुके हैं पिछले जो पेज हमने पढ़े हैं उसमें। तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया चलती है, तो ग्लाइकोलिसिस से हमें
10 एटीपी बनते हैं, उसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं, तो बचते हैं हमारे 8। ठीक है। दूसरा है एस्टिल कोएंजाइम। एस्टिल कोएंजाइम ए बनता है, तो उससे हमारे 6 एटीपी प्राप्त हो जाते हैं। और क्रेब्स साइकिल जब चलती है तो उससे टोटल हमारे 24 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। तो सारे जब हम जोड़ देंगे 8, 6 और 24, तो इनको जोड़ने के बाद में टोटल जो एटीपी की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 38 एटीपी अणु। तो ये ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से यहाँ पर 38 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा हेडिंग आती है श्वसन चक्र या श्वसन दर किसे कहते हैं। तो श्वसन चक्र में क्या होता है, फेफड़ों में वायु निकालना और ग्रहण करना। जैसे हम सांस लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर सांस लेते हैं तो फिर छोड़ देते हैं, तो इसे हम श्वसन चक्र भी कह सकते हैं। दूसरा है 1 मिनट में जितनी बार वायु होती है, कोई मनुष्य 1 मिनट में जितनी बार वायु को अंदर लेता है उसे ही हम श्वसन दर कहते हैं। विश्राम अवस्था में इसकी औसतन दर 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। और अगले हम वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।